हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें। फ्रेंड्स, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। मई 2023 में हमने उनके साथ 2 एपिसोड्स किए थे और दोनों ही एपिसोड्स को क्या बेहतरीन रिस्पांस मिला है। दोनों ही एपिसोड्स को कुल मिला करके 7,500-8,000 जितने लाइक्स मिले हैं, 2.5 लाख के करीब व्यूज़ मिले हैं और कमेंट्स तो आज भी लोग करते जा रहे हैं। तो पीपल आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द 2 एपिसोड्स दैट वी डिड विथ हिम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोमेंटम ट्रेडिंग विथ डैशबोर्ड्स। तो पिछली बार हमने मोमेंटम ट्रेडिंग क्या है, मोमेंटम ट्रेडिंग को स्क्रीनर .in के साथ आप कैसे यूज़ करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये देखा था। आज के हमारे जो पूरा कॉन्वर्सेशन रहेगा उसमें हम मोमेंटम ट्रेडिंग में और डिटेल में जाएंगे और भी ज़्यादा टूल्स और डैशबोर्ड्स के साथ हम ये एपिसोड करेंगे ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हो। तो स्वागत है मिलिंद उपासनी जी का। मिलिंद जी का 25 साल का कॉरपोरेट का पूरा अनुभव रहा है और 2020 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग एज अ प्रोफेशन चुना है। सो आई एम श्योर कि जो हम पूरा कॉन्वर्सेशन मिलिंद जी के साथ करेंगे उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो आज का और अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। मिलिंद जी, वेलकम। वी आर प्लीज टू हैव यू वंस अगेन। Namaste, Apurva ji, and I must say big gratitude to all your team as well as all the viewers who have gone through जो पहले के वीडियोस में से जा चुके हैं। उन सबको बहुत बड़ा बड़ा शुक्रिया मेरी तरफ से, क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे एक साल में जब भी कभी ऐसा थोड़ा सा डिमोरलाइज होता था कि भाई लोग सीख रहे हैं क्या नहीं, लोगों को फायदा हो रहा है क्या नहीं मेरी स्ट्रेटेजी से, तो आकर के कमेंट्स पढ़ लेता था इन वीडियोस के नीचे। 109 और 110 मुझे याद हो गया है एपिसोड नंबर। तो उन वीडियोस के नीचे के कमेंट्री पढ़ पढ़ के हमेशा एनकरेजमेंट मिलता रहता था। तो उन्हीं कमेंट्स में से दो तीन चीजें मुझे दिख रही थी कि लोग चाहते थे कि चार्ट इंक के ऊपर भी कुछ काम किया जाए और चीजों को और इजी बनाया जाए। दूसरा ये भी कमेंट्री थी कि टेक्निकल एनालिसिस की तरफ पिछले हमारे प्रोग्राम में झुकाव कम था। तो इस बार जो मेरी कोशिश रहेगी वो चार्ट इंक टूल की तरफ हम जाएं, डैशबोर्ड्स का यूज करेंगे। और 26 साल की जो मेरी इंडस्ट्री का काम था उसमें से जो आखिरी का कुछ प्रोग्रामिंग का कीड़ा है वो बहुत बार इन स्कैनर्स पे झलकता है। तो आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्टिंग एक बहुत ही आसान टूल है। थोड़ा बहुत कोडिंग करके हम उसमें डैशबोर्ड्स बना करके सिंपल ऑपरेशन कैसा कर सकते हैं मार्केट में, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। एंड मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये आपको फिर से पसंद आएगा और ये काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प भी करेगा मार्केट में एक इजी गोइंग अप्रोच रखने के लिए। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। सो आई एम ईगर टू लर्न फ्रॉम यू। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने जो पिछले 2 एपिसोड्स नहीं देखे तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि जो ग्राउंड वर्क है, बेस वर्क है, वो हमने पिछले 2 एपिसोड्स में कर दिया है और आज हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एडवांस लेवल पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम और भी ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखेंगे और उससे आपकी ट्रेडिंग जो है, इन्वेस्टिंग जो है, वो और बेहतर होगी। सो डोंट मिस द प्रीवियस 2 एपिसोड्स एंड यस, ओवर टू यू। द स्टेज इज़ योर्स, मिलिंद जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस बार का जो मेरा अप्रोच रहेगा वो डेफिनेटली मेरा फेवरेट मोमेंटम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज जो है उसके ऊपर ही बेस्ड है। और कोशिश ये रहेगी कि हम इस बार टेक्निकल एनालिसिस की तरफ ज़्यादा जाएंगे और उसमें हम एक नए टूल का यूज़ करेंगे जो काफ़ी लोगों को मालूम है, चार्टिंग.com। तो चार्टिंग.com मेरा फेवरेट है बिकॉज ऑफ जो फ्लेक्सिबिलिटी वो आपको देता है स्कैनर बिल्ड करने के लिए। कुछ कमियां हैं उसमें जो भी मैं आपको जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा मैं आपके साथ डिस्कस करते जाऊंगा। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमारा अप्रोच पहले कंसेप्ट पे रहेगा। कंसेप्ट्स मैं आपके साथ वॉक इन करूंगा ताकि कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे ना आपका फाउंडेशन बनता है, आपके अंदर एक कन्विक्शन आता है कि ये स्ट्रैटेजी चल सकती है, क्यों चल सकती है, ये आपको समझ में आता है। तो कई कई बार हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजीज लेते हैं और कुछ दिनों बाद उसमें से दिल उब जाता है क्योंकि कन्विक्शन ही बिल्ड नहीं हुआ है। तो
उस प्लेटफॉर्म को कवर अप करने के लिए सबसे पहले हम कन्विक्शन बिल्ड करेंगे, स्ट्रेटेजी क्यों चल रही है और 100 साल से चल रही है, आगे भी चलेगी, ये विश्वास देख करके फिर हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करते हुए जाएंगे। तो चालू करेंगे। तो आज की जो हमारी पूरी कोशिश रहेगी वो रहेगी एक डेवलपमेंट हम करने वाले हैं मोमेंटम स्ट्रेटेजी डैशबोर्ड्स के ऊपर। और इसका जो अप्रोच हमारा रहेगा वो कुल मिला करके इस जर्नी के थ्रू हम जाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू हम समझेंगे कि मार्केट में यूजर्स के साथ चैलेंजेस क्या हैं, फिर उसको मैं कैसे मीट करता हूँ मेरे 5 स्टेप फ्रेमवर्क के साथ, और फिर हम डव्स थ्योरी की तरफ ध्यान देंगे। डव्स थ्योरी एक बहुत ही फंडामेंटल थ्योरी है जिसको लोग सीरियसली अनफॉर्चुनेटली नहीं लेते हैं, सोच करके कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें जो टेनेट्स दिए हुए हैं ना वो बहुत ही पावरफुल है। और इनका ही यूज करके हम आगे जा करके डैशबोर्ड्स बनाएंगे, अलर्ट्स भी सेट करना देखेंगे और वॉच लिस्ट का इस्तेमाल करना सीखेंगे इस हमारे पूरी 2 एपिसोड्स की जर्नी में। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सब स्टूडेंट्स के साथ इम्प्रेस करता हूँ और आज यहाँ पे भी डिस्कस करूंगा कि माइंडसेट हमारा मार्केट में किस तरीके का होना चाहिए। तो इस बार जब मैं इंडिगो की फ्लाइट में था तो उनकी इन फ्लाइट बुकलेट जो छोटी सी होती है उसके अंदर एक छोटा सा ये पैराग्राफ सा मुझे मिला है कि अगर हमको एक स्टेडी माइंडसेट मार्केट में रखना है तो वो कहाँ से डेवलप हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है बिहेव लाइक अ टर्टल, यानी ये जो कछुआ होता है ना उसकी तरह हमको काम करते जमना चाहिए। उसमें क्या है, कछुए की क्या खासियत है, उसकी ये खासियत है कि वो कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी चैलेंजेस आ जाए, कितना भी वोलैटिलिटी उसकी तरफ आगे आते जाए, वो अपने आप को सिकुड़ लेता है, वो अपने आप को शेल के अंदर खरीद लेता खींच लेता है, जिससे कि आजू बाजू के जो डिस्ट्रैक्शंस है ना उससे वो डिस्टर्ब नहीं होता है। एक जो इन्वेस्टर होता है, एक जो ट्रेडर होता है, उसके ऊपर हजारों चीजें दिन भर में फेंकी जाती है, न्यूज आते हैं, व्यूज आते हैं, अपडेट्स आते हैं। इन सब के थ्रू सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है एक इंडिविजुअल के लिए कि उसको एक कछुए की तरह माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। सब चीजों में से अपने आप को खींच लो और ध्यान सिर्फ रखो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर। जब आपकी पूरा का पूरा ध्यान आ जाता है इन सब चीजों में से अपने आप को सिकुड़ लेने के बाद, वो आप डिटैच हो जाते हो सब चीजों से, और फिर वहां से जो हमारी नजर जाती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी स्ट्रेटेजी पे जाती है, सिर्फ और सिर्फ हमारी रूल बुक पे जाती है। ये माइंडसेट डेवलप करना मैं कहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, कि मैं चाहता हूं कि लोगों में ये माइंडसेट आ जाए कि मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी, हर दिन खबरें आएंगी, हर दिन चैनल्स पे बताया जाएगा कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट आएंगे वो अपडेट आएंगे, लेकिन ये सब छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ डेटा को देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन को देखिए, उसकी आदत डालिए, और उन स्क्रीन्स के उन डेटा को चर्न करके जो हम स्कैनर्स बनाते हैं उसके मुताबिक काम करते रहिए। इससे ही आपके अंदर एक फोकस डेवलप हो जाएगा और यही फोकस मैटर करता है मार्केट में। ठीक है। तो ये मेरी कोशिश है, पिछली बार भी मैंने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी ऐसी क्लियर कट दे दी थी कि कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ डेटा को देखना है और उसके ऊपर काम करते रहना है। तो आज भी मेरी कोशिश रहेगी कि इसी फोकस के साथ हम अगले स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। तो जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है मार्केट में अपने आप को एक टर्टल डेवलप माइंडसेट डेवलप करने के लिए, एक शांत माइंडसेट, कैसा भी हो कुछ भी हो, मैं मेरे रूल्स को फॉलो करूंगा और रूल्स के सिवा और कुछ नहीं करूंगा। तो ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए मेरे पूरे 15 साल की मार्केट के सक्सेस फेलियर्स का एक निचोड़ था कि मैं सिर्फ 5 चीजें मार्केट में बराबर करूंगा, जिसको कि मैंने एक स्लीप फ्रेमवर्क का नाम दिया है। तो इस स्लीप फ्रेमवर्क के अंदर अगर आपको कुछ भी प्ले करना है, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आपको प्ले करनी है मार्केट में, तो आपको 5 चीजें बराबर करनी है। कौन सी 5 चीजें हैं? नंबर 1, बराबर स्टॉक सिलेक्ट करने हैं हमको। और ये जो स्टॉक सिलेक्शन है ये मेरा अप्रोच टेक्नो फंडा होता है। मेनली आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ द डेरिवेटिव्स जो आते हैं विलियम ओनील से। तो विलियम ओनील जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ओवर द इयर्स हैज बिकम माय गो टू बुक, जितनी भी उनकी किताबें हैं, टू सिलेक्ट द स्टॉक्स। इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर इंपॉर्टेंट होता है कि मैं मेरा एंट्री का टाइमिंग दिमाग में एकदम क्लियर रखूं, कब मेरे को किस स्टॉक्स में एंटर करना है, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही काफी होता है, फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा।
फिर जरूरी होता है एग्जिट का टाइमिंग। एग्जिट का टाइमिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों का मार्केट में एक कोशिश रहती है, फोकस रहता है कि भाई कौन सा स्टॉक लूं। बहुत ही कम लोग हैं जो सोचते हैं कि कौन सा स्टॉक छोड़ूं। ये कौन सा स्टॉक छोड़ूं सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में आप कितना भी ढूंढ लीजिए, वो सीधा 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 ऐसा ऊपर हमेशा के लिए तो नहीं जाएगा। जाएगा तो उसको रेगुलेटर्स पकड़ लेंगे आज इंडियन मार्केट में। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक जा रहा है तो संभल जाइएगा, क्योंकि बाद में जब ये स्लिप होगा तो इसके स्लिपेजेस के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? मेनली ये जो हमारे जो बायर्स होते हैं उनके ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण बहुत ही प्राइजी हो जाता है स्टॉक्स, उसके वैल्यूएशंस बहुत खिंच जाते हैं। फ्यूचर को डिस्काउंट करते करते हम प्राइस को इतना दूर लेके आते हैं कि थोड़ी भी बैड न्यूज उसको गिरा सकती है। या सिंपल सी बात है, जितना पैसा बन गया है पीपल वांट टू टेक इट ऑफ द टेबल, तो कहीं ना कहीं वो उसमें से एग्जिट करना चाहते हैं। उनके साथ एग्जिट होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि एंट्री के टाइम पे जितना आर्ग्यू करना है अपनी केस को आर्ग्यू कर लीजिए कि ये अच्छा है ये बुरा है स्टॉक में वगैरह वगैरह वगैरह। बट अगर एग्जिट आता है तो कभी भी आर्ग्यू मत करिए, निकल जाइए, आराम से निकल जाइए। ज्यादातर आपको दिखेगा कि आपका डिसीजन अच्छा ही था, क्योंकि एक लेवल की निगेटिविटी के बाद स्टॉक में पॉजिटिविटी आना, इतना स्ट्रेच होने के बाद चांसेस कम रहते हैं। तो ये जो तीसरा पिलर है मेरा वो है टाइमिंग योर एग्जिट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पिलर जो इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो साइजिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो साइजिंग ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ओवरऑल मेरे जो कैपिटल के रिस्क है मार्केट में उसको मैं कंट्रोल करता हूं थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओवरऑल मैंने कितना पैसा मार्केट में डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय करते समय एक एक स्टॉक्स के ऊपर कितना डालना है, ये सीखना बहुत जरूरी है। किसी स्टॉक पे हम बहुत पैसा लगा देते हैं और उसमें ही अगर लॉस आ गया तो नुकसान बड़ा हो जाता है। किसी स्टॉक में कम पैसा लगाता है और वही दौड़ पड़ता है तो फायदा बहुत कम होता है। तो ये जानना सीखना जरूरी है कि पोर्टफोलियो में हम किस तरीके से एलोकेशंस करते जाएं। ये होता है आपका चौथा पिलर। और इन सब चीजों को, इन चारों पिलर्स को जब हम रूल्स के साथ ठंडे दिमाग से फॉलो करते रहते हैं, एक 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 मशीन मोड में काम करते हैं ना, तो डेवलप हो जाता है एक लेवल हेडेड माइंडसेट। क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं अगर इस जोन में काम करता रहूंगा ना तो मैं सेफ रहूंगा, मेरी प्रोबेबिलिटीज अच्छी रहेगी, मेरा पैसा बनता रहेगा। तो ये माइंडसेट कहाँ से डेवलप होता है? ये माइंडसेट लोग कोशिश क्या करते हैं कि मैं इन्वेस्टिंग जर्नी के शुरू में ही ये माइंडसेट डेवलप कर दूं। ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले सीखिए, समझिए, अपनी रूल बुक बनाइए, अपने ऑपरेटिंग पैरामीटर्स बनाइए कि यहाँ एंट्री लेना है, यहाँ एग्जिट करना है, ऐसे ही स्टॉक पे काम करना है। और ये करते 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 एक दिन दिमाग सेट हो जाएगा कि इसके सिवाय आप कुछ नहीं करोगे। एक कहते हैं ना, एक हैबिट डेवलप करनी होती है और ये हैबिट ही आपकी साइकोलॉजी को आगे बना देगी। कई कई बार बोलते हैं ना, आप अपने दिमाग को पुश करके आपकी आदतें नहीं बदल सकते, लेकिन आदतों से आपकी थिंकिंग बदल सकते हैं, उल्टा भी आप कर सकते हैं। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जिसमें मुझे दिखा है कि मैं मेरी आदतों को अगर बदल दूं ना तो थिंकिंग भी बदल सकती है। तो ये एक रिवर्स जर्नी जो मैंने की है उसके थ्रू मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इन 5 पिलर्स पे ही काम करिए और सब छोड़ दीजिए। 5 पिलर्स पे काम करिए, डेटा बेसिस पे काम करिए, किसी के बोलने के किसी के सुनने का सिर्फ इनपुट होना चाहिए। नैरेटिव ऑफ अ स्टॉक शुड बी जस्ट एन इनपुट बट दैट शुड नॉट हेल्प यू टू कंक्लूड। लोग जो स्टोरी बोल रहे हैं, कहानी बोल रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए एक इनपुट होना चाहिए, वो आपका डिसीजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए। डिसीजन कैसे लेना है? डेटा देखिए, अपने सिस्टम में डेटा अगर मैच हो रहा है इस स्टोरी के साथ तो आप उसमें एंट्री कर लीजिए। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। विलियम ओनील को पूछा था किसी ने कि अगर आपको किसी ने बताया है कि ये स्टॉक का फ्यूचर अच्छा है तो आप उसमें पैसा डालेंगे क्या? तो एक ही मिनट का कुछ रिएक्शन है उनका, उन्होंने कहा कि मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि जब तक वो जो प्रेडिक्टेड फ्यूचर है मुझे अर्निंग्स में नहीं दिखेगा मैं उसमें काम नहीं करूंगा। ये एक सिंपल सा उनका फंडा था कि तुम मुझे परफॉर्मेंस दिखाओ तभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाकी फिर स्टॉक को कहीं भी दौड़ने दो। तो ये माइंडसेट अगर हमको डेवलप करना है तो ये 5 स्टेप का जो फ्रेमवर्क है, 5 पिलर फ्रेमवर्क है, इसका ही मैं यूज करता हूँ। और आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, आज का जो हमारा अप्रोच रहेगा, उसमें भी मैंने इसी 5 स्टेप फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जो मैं धीरे धीरे करके आपको बताते जाऊंगा। तो जो पूरा कंसेप्ट है आज का,
वो एक मैं कहूंगा कि द फर्स्ट गुरु ऑफ मार्केट के लिए डेडिकेटेड है। फर्स्ट गुरु ऑफ मार्केट, आपको आपने नाम सुना होगा डव्स इंडेक्स का यूएस में, तो वो जिनके नाम पे है वो है चार्ल्स डव्स। जितना भी मैंने स्टडी किया है टेक्निकल एनालिसिस को, इनका फंडामेंटल एनालिसिस पे उतना इन्फ्लुएंस नहीं है, बट जितना मैंने टेक्निकल एनालिसिस स्टडी किया है, दिस पर्सन आई कंसिडर एज द न्यूटन टू द मार्केट्स। जो न्यूटन फिजिक्स के लिए है, वही डव्स जो है वो हमारे मार्केट्स की थियरीज के लिए है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो मार्केट में काम किया था एक्चुअली बहुत कम समय के लिए काम किया था। अराउंड 1880 से इन्होंने मार्केट में काम करना चालू किया था, और अनफॉर्चुनेटली अराउंड 1902 ही हैड एक्सपायर्ड। सो काफी छोटी सी जर्नी थी उसकी, और उसमें भी उन्होंने जो उनके टेनेट्स पब्लिश किए थे, उनकी जो थियरीज मार्केट में पब्लिश की थी, वो काफी सिर्फ 3 सालों में पब्लिश की थी। और इन्हीं टेनेट्स के ऊपर मैं अपनी पूरी की पूरी थियरी जो आज की मैंने बनाई है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा, और इसी को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। तो जो डव्स थ्योरी के अलग अलग टेनेट्स हैं जो हर जगह सिखाए जाते हैं, उसमें से जो मेजर टेनेट्स मेरी थ्योरी के लिए, मेरे इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा था कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, ये आप में से सब लोगों को मैक्सिमम मालूम ही है कि मार्केट में 3 तरीके के डायरेक्शंस वाइज ट्रेंड होते हैं। वो होते हैं आपका अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ये बहुत ही सिखाया जाता है, हम सब सीखते हैं, और ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज है मार्केट की, कि मार्केट जो है वो 3 दिशाओं में चलता है, हर स्टॉक का प्राइस इन 3 दिशाओं में चलता है। ये हो गया डायरेक्शन वाइज अगर हम कैटेगराइज करें ट्रेंड्स को। अब जब हम स्ट्रेंथ वाइज कैटेगराइज करते हैं, ये काफी लोग स्टडी नहीं करते हैं मार्केट में, बट चार्ल्स डॉब्स ने स्ट्रेंथ वाइज भी ट्रेंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है। कौन से स्ट्रेंथ वाइज क्लासिफिकेशन है ट्रेंड के? तो नंबर 1, मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रेंड, और तीसरा होता है माइनर ट्रेंड। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो प्राइमरी ट्रेंड जो होता है वो डव्स थ्योरी के मुताबिक सबसे पावरफुल ट्रेंड है। ये जो ट्रेंड है ना, ये कई बार हमारी नजरों से ओझल रहता है, हमको दिखाई नहीं देता। इन ट्रेंड्स को जब डव्स ने डिफाइन किया तो एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था, दीज ट्रेंड्स आर लाइक अ टाइड, अ वेव, एंड फाइनली अ काइंड ऑफ अ शॉर्ट मूवमेंट। ओके, तो इनका जो कहना था उसके मुताबिक जो सबसे बड़ी टाइड आती है ना, जो स्टॉक को काफी देर तक दौड़ा के रखती है, दैट इज द प्राइमरी ट्रेंड। और ये प्राइमरी ट्रेंड चलता है अक्रॉस द ईयर्स, यानी सालों साल, यानी अक्रॉस द ईयर स्टॉक आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देता है स्टॉक को। क्यों देता है? क्योंकि इन करेक्शंस में अगर आप पैसा लगाएंगे, मंथली अप ट्रेंड के अगेंस्ट जो करेक्शंस आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, यानी सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड में, तो ये हवा इतने जोरों से चल रही है कि अगर उसमें सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड में थोड़े थोड़े भी करेक्शन आते जाए, ये जो मेजर अप ट्रेंड है इनको पुल ऑन करके आगे की तरफ लेके चला जाता है। यानी ही इज लाइक अ फादर ट्रेंड, कि बच्चा थोड़ा बहुत इधर भी बहके तो भी मैं उसको लेके आगे निकल चला जाऊंगा। तो ये हमको स्पॉट करने में हेल्प करता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आ जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए कहाँ पे है। तो सबसे बड़ा ध्यान जो हमारा मोमेंटम स्ट्रेटेजी में जो हम डिफाइन करने वाले हैं, उसमें रहेगा प्राइमरी ट्रेंड के ऊपर, कि प्राइमरी ट्रेंड कैसा चल रहा है। फिर आता है आपका सेकेंडरी ट्रेंड। ये सेकेंडरी ट्रेंड चलता है अक्रॉस द मंथ्स। इसको हम वीकली चार्ट्स पे देख सकते हैं। तो अगर आप चार्टिंग पे है तो वीकली चार्ट्स लगाइए और 3 से 5 साल का चार्ट देखिए। इसमें जो आपको ट्रेंड दिखता है, दैट इज द सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड की ताकत यह है कि उसके अगेंस्ट कोई माइनर ट्रेंड खड़ा हो जाए या इंटरमीडिएट ट्रेंड खड़ा हो जाए तो वो उसको ओवर रूल कर सकता है। वैसे ही सेकेंडरी ट्रेंड की ये ताकत है कि अगर कोई माइनर ट्रेंड यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो हम डेली चार्ट्स पे दिखते हैं, इसके अगेंस्ट ये ओवर रूल कर सकता है। यानी मंथली में अगर हम अप ट्रेंड में हैं, वीकली में अगर हम अप ट्रेंड में हैं,
और सोचिए कि स्टॉक डेली में नीचे आ गया है। अब क्या होगा? हाई चांसेस हैं कि अगर ये थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाते ना आगे जाने की, ये दोनों फादर और मदर ट्रेंड इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। समझ गए आप? मार्केट जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, और ये प्रोबेबिलिटीज हमारी तरफ खींचने का एक सिंपल सा अप्रोच डव्स ने दिया हुआ है कि आप प्राइमरी ट्रेंड को देखिए कितना स्ट्रांग चल रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड को देखिए कितना स्ट्रांग चल रहा है, और ये दोनों स्ट्रांग चल रहे हैं। इसके अगेंस्ट माइनर ट्रेंड में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आ गया है, उसका फायदा उठाइए और वहां से फिर अपनी रैली को सेफ जर्नी की तरफ लेके जाइए। ये जो पैराडाइम है, ये जो मेन इनपुट हमको इनके ये तीन जो उन्होंने ट्रेंड्स बताए विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेंथ्स, इसको हम आके लेकर के एक्सप्लॉइट करने वाले हैं हमारे इस बार के डैशबोर्ड में, इस बार की स्ट्रेटेजी में, राइट? तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि ये चार्ट है। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, प्राइमरी अप ट्रेंड में चले जा रहा है स्टॉक लॉन्ग टर्म में। बीच बीच में कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं, जैसे बीच में आप देखेंगे वीकली लेवल पे ये करेक्ट हो गया था, लेकिन अगर आपने इसको यहाँ पे मौके पे भाप लिया तो फिर आपको एक पॉजिटिव रैली मिलती रहती है जो जी कि सर। आपकी एंट्री से ऊपर चलती रहेगी, राइट? वैसे ही माइनर करेक्शन भी अगर आते हैं तो भी मेजर ट्रेंड आपके साथ है, सेकेंडरी ट्रेंड आपके साथ है, तो ये फिर से आपको उठा करके ऊपर की तरफ लेके जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसमें डू नॉट टेक इट पर्सनली, इट इज जस्ट एज एन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जांपल। अगर किसी बच्चे के पिताजी डॉक्टर है या उसकी मदर भी डॉक्टर है, तो इस केस में बच्चे के डॉक्टर बनने की प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसको वो इन्वायरमेंट मिल गया है, उसको वो जेनेटिकली बेनिफिट भी मिल गया है, जिसके कारण वो आगे जा सकता है। यही अगर आप देखेंगे कि किसी के फादर इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज जस्ट एसएससी और एट्थ, डोंट टेक इट पर्सनली बट जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो द parentage डज मैटर टू गिव यू अ बेटर प्रोबेबिलिटी। तो वैसा ही यहाँ पे फादरली ट्रेंड स्ट्रांग है, मदरली ट्रेंड स्ट्रांग है, और अगर आपको शॉर्ट टर्म में वहां पे करेक्शन मिलते हैं, दो स्पॉट्स बिकम अ वेरी गुड चांस टू मेक अ सेफ एंट्री इन एनी मोमेंटम स्टॉक। गॉट इट? तो ये इसका मेजर इनपुट हम डव्स थ्योरी की स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड्स के टेनेट से लेते हैं। फिर अगला जो टेनेट्स हम यूज करेंगे डव्स का हमारी स्ट्रेटेजी में, वो रहेगा कि मार्केट जो है वो 3 फेजेस में काम करता है: एक्यूमुलेशन, मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन। एक्यूमुलेशन, मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या होता है? एक्यूमुलेशन और मार्कअप डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली मार्केट की चाल को बताता है। ये जो एक्सट्रैक्ट मैंने लिया हुआ है ये आपको मार्क मिनर्विनी की बुक में दिखेगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली मार्केट जब भी गिरता है तो इसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर करते हुए लोग अपनी पोजीशन बढ़ा देते हैं। ये लोग कौन है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये अपने पोजीशंस बढ़ाते हैं, लेकिन वो एक दिन में ऑर्डर नहीं ठोक पाते हैं। वो क्या करते हैं, एक लेवल को डिफाइन करते हैं, उस लेवल पे सिर्फ छोटी छोटी क्वांटिटीज ऐड करते रहते हैं, जज करते हुए कि आगे कहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है क्या। तो इसके कारण ऐसे स्टॉक्स में टिपिकली एक साइडवेज सी मूवमेंट आ जाती है। स्टॉक गिरता है इनडिसाइसिवनेस के कारण, एक्यूमुलेशन फेज के कारण, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी कोई खरीद रहा है करके एक बेस बनाता है, और वहां से फिर अपनी अगली जर्नी शुरू करता है। और इस जर्नी में फिर बीच में फिर से साइडवेज जोन बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने पैसा बनाया वो बुकआउट करना चाहते हैं, वो हो सकता है, या इस पॉइंट पे कोई पुराना सेलर बचा हुआ है वो इसकी जर्नी को अटकाता है। तो ऐसे पॉइंट्स पे जो हमको साइडवेज जोन मिलते हैं, यहाँ से फिर हम एंट्री लेकर के ऊपर की तरफ पैसा बना सकते हैं। सो थियरी ऑफ मार्केट फेसेस में ये एक्यूमुलेशन फेज हो जाता है, ये आपका मार्कअप फेज हो जाता है जहां से हम ऊपर की तरफ दौड़ पड़े हैं। फिर माइनर एक्यूमुलेशन फेज आते हैं स्टॉक में, और एंड कैसा होता है जर्नी का? एंड जो होता है वो आपका एक स्टेप बाय स्टेप फेज में, एक स्टेप बाय स्टेप पे फेज में जब हम देखते हैं कि मार्केट करेक्ट होकर के रनअप लेता है, फिर बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते रहता है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के देयर कम्स अ सेंस ऑफ रिस्क। बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, वो कहीं पे जाकर के सोचता है कि स्टॉक में रिस्क आ गई है, या उसको किसी और स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको कैश आउट करना होता है। तो फिर से वो क्या करता है, वो सेलिंग करेगा। एट दैट पॉइंट यहाँ पे कोई बड़ा बायर नहीं है, इस हाइट पे खरीदने के लिए कोई बड़ा बायर नहीं है, छोटे मोटे रिटेलर्स ही मिलते हैं।
तो फाइनली ये क्वांटिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते और स्टॉक ब्रेक डाउन की तरफ निकल लेता है। तो कोई भी जर्नी अगर हम किसी स्टॉक में लेंगे ना, हमको सिंपल सा काम करना है, ब्रेकआउट पे अंदर चले जाएं और ब्रेक ब्रेक डाउन पे जब वो नीचे की तरफ आ रहा है हमको निकल जाना है, राइट। ये बेसिक सा मोमेंटम ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है कि हम हमारे होश है ना इस फेज में गवा बैठते हैं। वी बिकम अ बिग फैन ऑफ अ स्टॉक, ये तो जा रहा है, लेट मी राइड इट। और एक भरोसा आ जाता है कि इसको कोई छू नहीं सकता, लेकिन तभी एक्चुअली देयर विल बी अ पॉइंट जहां से लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। हर स्टॉक के साथ होता है, बिकॉज ह्यूमंस है, राइट। खरीदने बेचने वाला है, ह्यूमंस है। कंपनियां भी जो परफॉर्म कर रही वो भी एक ह्यूमन बेस्ड इकोनॉमी में परफॉर्म कर रही है। हमेशा के लिए कोई एक स्पीड से दौड़ नहीं पाएगा, उसका बेस बड़ा हो जाता है, उसकी वो जो ग्रोथ है फिर वो स्लो डाउन होना शुरू कर देती है। इकोनॉमिक्स में बिजनेस का परफॉर्मेंस भी वैसा होता है, बिजनेस भी साइकिल में चलता है और प्राइस के बारे में परसेप्शन भी साइकिल में चलता है। तो एट सम पॉइंट इट ब्रेक्स डाउन, राइट। तो अभी जो हमारी जो कोशिश रहेगी डैशबोर्ड में, उसमें हम यही स्पॉट करेंगे कि जब हम एंट्री लें तो ऐसे स्पॉट्स पे ले जहां से कुछ इंटरमीडिएटरी बेस बन रहा है, और फिर उसको ट्रेल करते रहे और कब निकले, जब ये बेस टूट रहा है, राइट। यही अप्रोच हमने पिछले प्रोग्राम में भी लिया था। लॉजिक डिफरेंट था। लॉजिक तब हमने लिया था टॉप से 15% का, वहां से रैली करते रहिए, टॉप से 15% ब्रेक डाउन हो जाए तो निकल जाइए। इस बार स्कैनर बेस्ड एक सिंपल सा अलग अप्रोच लेंगे जो हमको बता देगा कि कब किस स्टॉक में से निकलना है। यानी ये बात हो जाएगी एंट्री की। अब आप समझिए मैं कैसे काम कर रहा हूँ। ये बात हो गई एग्जिट की। स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से किया हमने? जो हमारा डिस्कशन हुआ था, प्राइमरी ट्रेंड को देख करके, प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड को अब हम यूज करेंगे फॉर द स्टॉक सिलेक्शन। यही होता है, इन्होंने अपनी थियरीज तो बता दी, लेकिन इसको हमारे फायदे में कैसे कन्वर्ट करना है, ये थिंकिंग प्रोसेस हमको रन करनी होती है, जिसको मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग का कीड़ा हमको चलाना पड़ता है। उन्होंने तो बता दिया कि ऐसा करोगे ना तो पैसा बनता है, लेकिन अब इसको मैं कैसे एक इम्प्लीमेंटेबल मॉडल में लेके जा सकूं। ये मॉडल जो है ऐसे हम कन्वर्ट कर देते हैं कि इन्होंने थियरीज बता दी, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस तरीके से। तो मेरे 3 पिलर यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। एंट्री लूंगा जब बेस बनेगी, एग्जिट लूंगा जब बेस टूटेगी, और स्टॉक सिलेक्शन करूंगा बेस्ड ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड। ये कॉम्बो इन टेनेट्स के ऊपर जो है, 3 टेनेट्स के ऊपर यहाँ पे मुझे डिफाइन हो गया है। ओके। अब अगला पॉइंट जो हमको देखना होता है, वो एक बहुत ही सटल सा पॉइंट इन्होंने दिया है, जिसको बाद में ना बहुत स्ट्रांगली एक्सप्लॉइट किया है 2 जनों ने। एक स्टैन विंस्टीन ने उनकी बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लॉइट किया है, और विलियम ओनील ने भी इसको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया है। ये जो उनकी थियरी थी, उन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि मार्केट में द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट में एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग, the trend is assumed to be in effect until it gives definite signals that it has reversed, right? और तीसरा है averages must conform to each other. ओके। अब averages discount everything में इसमें थॉट प्रोसेस क्या है कि थोड़ी बहुत न्यूज आती है मार्केट में, राइट। थोड़ी बहुत दो न्यूज है वो मार्केट में आती रहती है, लेकिन उन थोड़ी बहुत न्यूज के साथ मार्केट में सिर्फ आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। डे इन डे आउट मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे। जैसे पिछले 2 हफ्तों से हम जो चल रहे हैं चाल, काफी कंफ्यूजिंग सी है। एक दिन बोलता है हाँ चलिएंगे, अगले दिन बोलता है रुक जाओ मेरा मूड नहीं है। तो ये चीजें होती रहेंगी कि मार्केट में वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशंस आते रहेंगे, लेकिन अगर आपको मार्केट को समझना है तो उसके एक जनरल डायरेक्शन पकड़ के चलिए। ये मैं कैसे एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं ना, उनका बिहेवियर काफी इरेटिक सा होता है, काफी इरेटिक सा होता है, लेकिन एंड में हम क्या सोचते हैं, यार दिल का अच्छा है, दिल का अच्छा है तो साथ चलते हैं। वैसा ही मार्केट में हमको करना पड़ता है। एक दिन ऊपर जाएगा, 2 दिन नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन हमको एंड में क्या सोचना है, यार ये अप ट्रेंड में तो है, ये ट्रेंड में तो है। अब ये अप ट्रेंड में तो है, ये कैसे पता चलेगा? इस वोलेटिलिटी के अगेंस्ट
थ्रू इट्स एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से डिराइव होता है। इसका एक, ये जो एवरेजेस के इनके कंसेप्ट है, इसमें से दो कंसेप्ट डिराइव होते हैं, उसमें से एक है मूविंग एवरेजेस का कंसेप्ट। तो इन्होंने कहा है कि एवरेज जो है, जो मार्केट में जितनी भी न्यूज़ चल रही है ना, उसको डिस्काउंट करते चलते हैं। इसके कारण है ना, इससे हमको एवरेजेस के थ्रू मार्केट की, स्टॉक की जनरल डायरेक्शन का पता चल जाता है। ओके। अगर हम डे इन डे आउट की वोलेटिलिटी के साथ काम करेंगे ना, तो पागल हो जाएंगे। मैं सीरियसली कहता हूँ, जहां पे लोग कैंडल्स के साथ काम करते हैं, जहां पे लोग इंट्राडे में काम करते हैं ना, उनका काम करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वोलेटिलिटी जो है वो बहुत हिट करती है। क्यों हिट करती है? क्योंकि थोड़ा सा वॉल्यूम भी प्राइस को शॉर्ट टर्म में बहुत हिला सकता है। थोड़ा सा वॉल्यूम भी शॉर्ट टर्म में, इंट्राडे में स्टॉक को काफी हिला सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, अगर उसको अपनी डायरेक्शन बदलनी है, तो उसको बहुत वॉल्यूम लगेगा। बहुत वॉल्यूम लगेगा यानी बहुत बड़े लोगों का वोट लगेगा कि हाँ, यहाँ से अभी डायरेक्शन बदलनी है, जिसको आने में टाइम भी लगता है। और जिसके अंदर आप, अगर आप उसके साथ चलोगे, तो आपको कुछ स्टेबिलिटी भी नजर आएगी, कि लोग भले ही इंट्राडे में मार्केट को ऊपर नीचे कहीं भी कर दें, लेकिन ओवरऑल उसकी डायरेक्शन चेंज करने में टाइम लगता है। जिसका बेनिफिट हमको दो चीजें में होता है। एक तो हमारा दिमाग शांत रखने में होता है, कि भाई तू कर ले, जितना वोलेटाइल होना कर दे, अगर तू मेरी ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है ना, मैं साथ में हूं तेरे। तो फिर यहाँ से जितना भी पुश ऑन पुश ऑफ होता रहता है, वो आपको टच नहीं करेगा, वो आपको टेंशन नहीं देगा। सो सबसे पहला बेनिफिट होता है, अगर हम एवरेजेस के साथ काम करते रहेंगे, तो ये डे इन डे आउट की वोलेटिलिटी हमको डरा नहीं पाएगी। हमको जो हमारा स्ट्रेटेजी है, उससे हमको दूर खींच नहीं पाएगी। इट विल नॉट बी एबल टू डिस्टर्ब अस। ओके। दूसरा है, वर्किंग विद द एवरेजेस का बेनिफिट ये होता है कि मेरे डिसीजंस जो है ना, वो डिलेड होंगे लेकिन करेक्ट होंगे। मेरे डिसीजंस जो है वो डिलेड होंगे लेकिन करेक्ट होंगे। कैसे करेक्ट होंगे? कि जैसे देखिए, यहाँ पे ये एवरेजेस के साथ ये स्टॉक ऊपर जाते ही जा रहा है, ठीक है। अगर मैं सोचता इंट्राडे वोलेटिलिटी में यहाँ पे एग्जिट कर दूं, तो क्या होता? मेरा डिसीजन गलत पड़ जाता, मैं फिर ऊपर निकल गया हूँ, राइट। या यहाँ पे मैं सोच लेता हूँ कि मुझे ना ये इस पोजीशन पे आकर के भी मेरे को अभी जो स्टॉक में है ना, ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि इसने एक दो कैंडल्स पॉजिटिव दे दी है, लेकिन आप फिर गलत पड़ जाते हैं, राइट। तो अगर आपको मार्केट में सही पढ़ना है, तो थोड़ा पेशेंस बढ़ा दीजिए। लेट स्टार्ट वर्किंग विद अ बिट ऑफ अ डिलेड सिग्नल, जो आपको एवरेजेस दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि एवरेजेस स्मूथली काम करते हैं, और वहां से जब हम टूटे, तो फिर डिसीजन हमारा राइट निकलने का प्रोबेबिलिटीज ज्यादा रहता है, राइट। तो इसके कारण एवरेजेस का जो उनका थॉट प्रोसेस है, कि एवरेजेस आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस डिस्काउंट ऑल द न्यूज इन द स्टॉक, इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तो अगर आप मार्केट की हलचल से डिस्टर्ब हो, अवॉइड करना चाहते हैं डिस्टरबेंस को, डे इन डे आउट न्यूज के कारण जो पैनिक क्रिएट होता है, उसमें से अपने आप को संभलना चाहते हैं, आराम से आके एवरेजेस को समझिए, बैठ जाइए, वहां पे आदत डालिए। और सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है एवरेजेस में? आप 9 दिन का पकड़िए, आप 20 दिन का पकड़िए, आप 50 का पकड़िए, आप 100 का पकड़िए, जो चाहिए वो एवरेज पे जाके बैठ जाइए, और आपकी साइकोलॉजी को जो सूट होता है, उस एवरेजेस के साथ काम करिए। तो ये इनका जो अगला इनपुट जो है एवरेजेस का, उसको हम मेनली यूज करने वाले हैं फॉर टाइमिंग आवर एंट्री एंड एग्जिट। कंसेप्ट हमको वहां मिल गया कि एंट्री करना है, एग्जिट करना है एट द बिगनिंग ऑफ मार्कअप फेज, और एग्जिट करना है एट द एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहाँ से करना है? उनके ही टेनेट ने आगे बता दिया कि भाई एवरेजेस जो है, दे डिस्काउंट मोस्ट ऑफ द न्यूज एंड मोस्ट ऑफ द हैपनिंग्स अराउंड द स्टॉक, अराउंड द मार्केट। सो लिवरेज दैट, सो वी विल बी लिवरेजिंग दैट। ओके। अगर आप पूछेंगे कि इसको स्टैन विंस्टन ने कैसे यूज किया है, सिंपल सी बात है, वो बुक पढ़िएगा। उन्होंने 30 WMA को यूज किया है। अगर आपको एक बुक ऐसी पढ़नी है जो आपको सॉफ्टली लैंड करवा देती है टेक्निकल एनालिसिस में, तो मैं कहूंगा स्टैन विंस्टीन की बुक पढ़िए, एकदम सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा। जहां से आपने टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कैंडल से की, बहुत हाई चांसेस हैं कि आप टेक्निकल एनालिसिस को कॉम्प्लिकेटेड समझ करके
एक गलत दिशा में चले जाओगे। सिंप्लिसिटी से चालू करिएगा, फिर आपको लगता है और परफेक्शन लाना है और फिर जाइएगा, टेक्निक आपको कैंडल्स पे जाना है तो जाइएगा। बट ये ये जो है स्टैन विंस्टीन की बुक में उन्होंने एवरेजेस का बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है, राइट। अगला जो थॉट प्रोसेस है, जो बहुत ही सटल वे में इन्होंने कहा है, जो बहुत देर से मुझे रियलाइज हुआ है कि ये बात तो मेनली हम सुनते हैं कि विलियम ओनील ने कही है, ये बात हम सुनते हैं कि स्टैन विंस्टीन ने कही है कि वर्क इन द केसेस वेयर द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। उन्होंने कहा है कैंसलिंग का आखिरी एम क्या है, द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, राइट। वैसे ही जो अप्रोच स्टैन विंस्टीन ने कहा है कि फॉरेस्ट टू ट्री अप्रोच, सबसे पहले देखो कि जंगल में हरियाली है क्या, यानी मार्केट में मोमेंटम है क्या, फिर देखो सेक्टर में मोमेंटम है क्या, राइट। अगर ये दोनों मिल जाएगा फिर जाकर के आप आपके स्टॉक को पिक करो, राइट। अब आप कहेंगे कि ये बात डव्स ने कहाँ पे कही है, तो यहाँ पे डव्स ने कहा है एवरेजेस मस्ट कंफर्म टू ईच अदर। उनके जमाने में दो ही एवरेजेस थे, आसान जिंदगी थी, सिर्फ रेलवे और इंडस्ट्रियल एवरेजेस। तो उनका कहना था कि जब मार्केट को अगर मोमेंटम में आना है ना, तो इन दोनों को भी मोमेंटम में आना पड़ेगा, राइट। तो ये सटनली इन्होंने क्या कहा है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड है तो सेक्टर्स में भी अप ट्रेंड आपको मिलेगा, और उस सेक्टर्स के अप ट्रेंड के साथ आप स्टॉक पिकिंग करिए। तो तीन चीजें एक्चुअली हमने यहाँ से जो ली हैं अपने लिए, हमने एक्चुअली यहाँ से चार चीजें मैं कहूंगा ली हैं जो टेनेट्स आए हैं चार्ल्स डर्स के। नंबर वन, हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे विद द स्टॉक्स विच आर इन अ प्राइमरी अप ट्रेंड एंड ऑल्सो सेकेंडरी अप ट्रेंड, ठीक है। फिर हम यूज करेंगे एक्यूमुलेशन मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस का। हम क्या चाहेंगे कि जब हम प्राइमरी अप ट्रेंड में हैं, हम सेकेंडरी अप ट्रेंड में हैं, तब एंट्री कहाँ पे ले, जहां पे मुझे करेक्शन आकर के थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन मिल जाएगा, राइट। तो पहला हमने स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड्स का टेक्निक का यूज यहाँ किया, यहाँ पे हमने थियोरी ऑफ मार्केट फेजेस का यूज किया टू स्पॉट दैट बिट ऑफ एक्यूमुलेशन, राइट। फिर हमने एवरेजेस का यूज किया है। एवरेजेस का यूज कहाँ किया है कि जब भी स्टॉक एवरेजेस के ऊपर जाएगा वी विल टेक एन एंट्री, और जब भी वो एवरेजेस से नीचे जाएगा वी विल टेक एन सिंपल सा एग्जिट, बिकॉज इसकी वोलेटिलिटी जब तक एवरेजेस के ऊपर है, जो न्यूज आ रही है मार्केट में उसके साथ स्टॉक कंफर्टेबल है। सीधी सी बात है, कितनी भी न्यूज आ जाए अगर स्टॉक उसके एवरेजेस को तोड़ नहीं रहा है तो अंदर कोई न्यूज है जो मुझे मालूम नहीं है जो काम कर रही है, और ये बहुत बार मार्केट में होगा। न्यूज आर पुश्ड इन द मार्केट मेनी टाइम्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स टू गेट एन एंट्री। तो ये जो पैनिक थ्रू न्यूज क्रिएट होगा, पैनिक थ्रू रेगुलेशन क्रिएट होगा, इसको सस्टेन करिए कब तक, जब तक एवरेजेस के ऊपर है। तो ये हम यहाँ पे पकड़ेंगे थ्रू द थियरी कि यहाँ पे एवरेजेस विल डिस्काउंट एवरीथिंग। एंड लास्टली ये हो गया हमारा नंबर 3 का इंफॉर्मेशन जो हमने यूज किया डव्स थ्योरी से। नंबर 4 इज, जब भी हम स्टॉक पिक करेंगे तो उसको ट्रिपल लेयर से पिक करने वाले हैं। कौन सी ट्रिपल लेयर होती है हमारी? सबसे पहली जो हमारी लेयर होती है ट्रिपल लेयर की, दैट इज व्हाट वी विल बी लुकिंग एट इज योर मार्केट ट्रेंड, इज योर मार्केट इन अ ट्रेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, राइट। फिर हम देखेंगे सेक्टर का ट्रेंड क्या है, और फिर हम देखेंगे स्टॉक। हमारा स्टॉक का पिकिंग। ये ट्रिपल लेयर ऑफ केक है जिसके थ्रू हम काम करेंगे। गॉट इट? तो ओवरऑल मेरा जो कोशिश था इस डिस्कशन में अब तक आपको एक स्टैंडिंग पे लाने का कि ये थ्योरी क्यों चलेगी। ये थ्योरी इसलिए चलेगी क्योंकि इसके पीछे ये स्टोरी है कि पैरेंट ट्रेंड स्ट्रेंथ में है, हम एंट्री एक्यूमुलेशन के पास ले रहे हैं, और तीसरी बात है स्टॉक तब सिलेक्ट कर रहे हैं जब मार्केट खुद मोमेंटम में है, सेक्टर खुद मोमेंटम में है, तो हमारी प्रोबेबिलिटीज जो है सक्सेस की मार्केट में बढ़ रही है, ज्यादा हो जाएगी।
राइट। हमेशा एक ही कोशिश है, हम मार्केट में जीत नहीं सकते हैं, सिर्फ हमारी प्रोबेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं, तो वही कोशिश हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि ये सब 1902 में उन्होंने फिगर आउट किया हुआ है। जस्ट अमेजिंग। तो ये अगला जो मेरा इनपुट है वो फिर से मैं इसको स्ट्रेस कर रहा हूँ थ्रू द इनपुट जो हमको स्टैन विंस्टीन ने भी दिए हुए हैं, कि जो इन्होंने कहा है कि एवरेजेस टेंड टू अलाइन विद ईच अदर। जैसे उनके टाइम पे इंडस्ट्रियल एवरेज था, रेलवे एवरेज थे, सेक्टर्स थे, इन दोनों को अलाइन करके ही मार्केट चलता था, और उसी के मुताबिक फिर हम स्टॉक पिकिंग करते थे। वही सेम चीज आपको मिलेगी स्टैन विंस्टीन की इस बुक में भी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया। अनफॉर्चुनेटली डर्व्स ने जो है कोई बुक नहीं लिखी है, उनके आर्टिकल्स स्प्रेड आउट हुए हैं, तो उन आर्टिकल्स के थ्रू आपको काम करना पड़ता है, which definitely I didn't do it. I have gone through just the tenets. बट जब इनकी बुक पढ़ते हैं स्टैन विंस्टीन की, तो यही इनपुट आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाता है, जिसमें कि सेक्टरल अलाइनमेंट को इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्ड्स में यूज किया है। यूज द फॉरेस्ट टू द ट्री टू द लीव्स अप्रोच। तो इन चीजों को अब हम अलाइन करेंगे खुद को, और धीरे धीरे करके हमारे टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। ओके। तो मेनली अगर आप देखेंगे, तो अब हमको टेक्निकली क्या ढूंढना है हमारी स्ट्रेटेजी में। टेक्निकली हमको ढूंढना है कि प्राइमरी ट्रेंड सेकेंडरी ट्रेंड स्ट्रेंथ में है या नहीं, ये ढूंढना है। राइट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक इंडिकेटर का, विच इज कॉल्ड एज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। राइट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर, अगर आप कभी भी चार्टिंग पे जाएंगे, जैसे भी हम जाएंगे, जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर क्या करता है, आपके प्राइस एक्शन का जो चार्ट है उसके नीचे एक स्ट्रिप बना देता है, जिसमें आपको ऑसिलेट होता हुआ सा ये इंडिकेटर दिखता है। ये इंडिकेटर आप जब स्पेसिफाई करते हो, टिपिकली स्टैंडर्ड 14 दिन के लिए स्पेसिफाइड है। महीने का चार्ट लेंगे तो 14 महीने का हो जाता है, वीक का चार्ट लेंगे तो 14 वीक का चार्ट हो जाता है। तो उसके अंदर ये दिखाता है कि आपके स्टॉक में स्ट्रेंथ कितना है। अगर आपका स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो टिपिकली वो RSI 50 वैल्यू की तरफ के अराउंड मंडराता रहता है, इट इज जस्ट होवरिंग अराउंड दैट। राइट। और अगर ये स्ट्रेंथ में आ जाता है तो ये RSI 70 को क्रॉस करता है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है तो RSI भी आपका ऊपर की तरफ जाएगा, अगर आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो आपका RSI जो है वो भी नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ टिपिकली हम मॉनिटर करते हैं 30 की वैल्यू को। अगर 30 के नीचे आ जाता है तो हम कहते हैं कि ओवर सोल्ड है, चांसेस है कि ये बाउंस लेगा। 70 के ऊपर चले जाता है तो लोग कहते हैं कि ये ओवर बॉट है, चांसेस है कि ये नीचे आ जाएगा। राइट। ये सिंपल सा एक इम्प्लीमेंटेशन होता है इस इंडिकेटर का। अब जब हम काम करेंगे टू फाइंड दैट स्टॉक इज इन अ प्राइमरी अप ट्रेंड। राइट। तो प्राइमरी को हमने किसके साथ जोड़ा हुआ है लॉजिकली, प्राइमरी को हमने जोड़ा हुआ है मंथली के साथ। ओके। और सेकेंडरी को मैंने जोड़ा हुआ है वीकली के साथ, जस्ट टू ब्रिंग यू अ क्लियरिटी। राइट। और फिर जो मेरा माइनर ट्रेंड है उसको मैंने जोड़ा हुआ है डेली चार्ट के साथ। अब सिंपल सी बात है, मैं जिस किसी भी स्टॉक में काम करूंगा उसमें मैं देखूंगा कि मंथली RSI उसका स्ट्रांग है, फिर ये देखूंगा कि वीकली RSI भी उसका स्ट्रांग है। ठीक है। डेली में मैं RSI का यूज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एंट्री और एग्जिट के लिए मैं एवरेजेस का यूज करने वाला हूं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड को थ्रू RSI डिफाइन करेंगे, RSI के थ्रू फाइंड करेंगे, और उसके मुताबिक जो स्टॉक्स मेरे को डेली में एंट्री दे रहे हैं उनको हम ट्रैक करके एंट्रीज मैनेज करते जाएंगे। गॉट इट। तो ये ओवरऑल स्कीमा है कि RSI का हम यूज करने वाले हैं टू गेट दी strength which is there on the primary trend, which is there on the secondary trend. ओके। फिर अब अगला इंडिकेटर जो हम यूज करेंगे, जो स्ट्रेटेजी में हम यूज करेंगे, उसको हम कहते हैं RSI, सॉरी, मूविंग एवरेजेस चैनल का हम यूज करने वाले हैं। तो जैसे चार्ल्स डव्स ने कहा है कि एवरेजेस विल डिस्काउंट एवरीथिंग। राइट। तो जब भी हम मूविंग एवरेजेस चार्ट्स के ऊपर लाते हैं तो वहां पे अगर हमने डाल दिया है 20 का मूविंग एवरेज, तो व्हाट डू वी फाइंड, देयर इज अ लाइन गोइंग फॉर द 20 पीरियड मूविंग एवरेज।
अब इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं कि दिस मूविंग एवरेज टिपिकली एक्ट्स लाइक अ सपोर्ट एज वेल एज अ रेजिस्टेंस। ओके, जैसा मैंने कहा कि कहीं पे भी बैड न्यूज चल रही है मार्केट में तो वो डिस्काउंट हो जाती है एवरेजेस में, एंड द स्टॉक टेंड्स टू स्टे अबव द एवरेजेस। तो वह क्या करता है, वो इसको टच करते करते ऊपर की तरफ अपना बना हुआ रहता है। वैसा ही अगर इसमें बैड न्यूज है, तो बैड न्यूज है तो आप कितना भी इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, सेलर इसको मीट करते रहता है एंड स्टॉक कीप्स ऑन फॉलिंग, राइट। तो ये हो जाता है अराउंड योर न्यूट्रल लाइन, जिसको मैं कहता हूं एक सिंपल सा जो आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज है उस पे ये एक्टिविटी हो रही होती है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स को ट्रैप करूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इस 20 के मूविंग एवरेज को एज अ न्यूट्रल ट्रीट करूंगा। फिर मैं दो चैनल्स और डिफाइन करूंगा, एक रहेगा 20 पीरियड मूविंग एवरेजेस का जो हाई है उसका एक चैनल बनाऊंगा, फिर 20 पीरियड एवरेजेस का जो मेरा लो है उसका एक चैनल बनाऊंगा। और इसका यूज मैं कैसे करूंगा कि जब भी ये हाई ब्रेक होगा, दैट विल बिकम माय एंट्री, because that tells me that there is sufficient strength in the stock that it is able to break the average of previous highs। यानी टिपिकली इसमें अंदर कुछ अच्छा हो रहा है। और वहां से स्टॉप लॉस कब तक चलेगा, टिल इट गोज बिलो द लो। क्योंकि मैं क्या समझ के चल रहा हूं कि अगर फॉर एनी रीजन स्टॉक साइडवेज चला जाता है तो ये इस जोन के अंदर बना रहेगा, और साइडवेज की हालत में मैं स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहता हूं। क्योंकि डव्स थ्योरी क्या कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप साइडवेज में तो आ जाओगे, लेकिन चांसेस क्या है, आप ऊपर भी जा सकते हो, आप नीचे भी आ सकते हो। तो यहाँ पे जो मार्जिन चाहिए मुझे एग्जिट के लिए, उसको डेवलप करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं लोअर जो आपकी वैल्यू है, लोस का जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, वो मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी जब मैं हाई को क्रॉस करूंगा, और यहाँ पे मेरी एग्जिट बनेगी जब भी मैं इस लो को क्रॉस कर दूंगा। गॉट इट। तो ये हो जाएगा हमारा टाइमिंग का क्राइटेरिया। तो पहले थ्रू आरएसआई हमने देखा हमारा स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया कि प्राइमरी ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए, सेकेंडरी ट्रेंड स्ट्रांग होना चाहिए, और फिर टाइमिंग जो एंट्री एग्जिट का है उसके लिए मैंने मूविंग एवरेजेस चैनल्स का यूज कर दिया है। तो इस तरीके से पूरा जो मेरा लॉजिकल कंस्ट्रक्शन है मेरी स्ट्रेटेजी का, मेरी जो रूल बुक है वो तैयार हो जाती है, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली माय ओवरऑल अप्रोच विल लुक लाइक। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स का फ्लेवर देने के लिए मैं हमारा जो पिछला डिस्कशन हुआ था उसको ही लिवरेज करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और नई चीज बोल करके आप लोगों को कंफ्यूज कर दूं, क्योंकि बोलने के लिए अलग अलग अप्रोचेस हैं मार्केट में, बट टू कीप इट सिंपल मैं चाहूंगा कि फंडामेंटल्स में वही रखूंगा जो हमने पिछली बार पापा स्कैन यूज किया था, जिसमें याद होगा आपको, तो आई थिंक एपिसोड नंबर 109 में वो डिस्कस किया हुआ है कि हम ओवरऑल चाहते यही हैं कि हम उन्हीं स्टॉक्स के ऊपर काम करें जहां पे पेट्रोस की स्कोर 7 से ज़्यादा हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही हो, आपका जो है आरओसी रिटर्न ऑन रेशियोज अच्छे होने चाहिए, डेट कम होनी चाहिए। तो यही फंडामेंटल्स को हम रखेंगे। फिर हम यूज करेंगे सेक्टरल स्ट्रेंथ का, कौन से सेक्टर स्ट्रेंथ में है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कौन से स्टॉक्स जो है हमारे उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ड ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रेंथ। एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा, हम मार्केट की मोमेंटम को चेक करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट मोमेंटम में है तो ही मोमेंटम स्ट्रेटेजीज काम करेगी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है तो भूल जाइएगा, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत हिट होंगे, रिस्क बढ़ जाएगी मार्केट में। तो सबसे पहले चेक करिए मार्केट में खुद में स्ट्रेंथ है क्या, राइट। फिर सेकेंडली हमको चेक करना है कि जब हमको स्टॉक मिलेगा स्कैनर में, इज इट रिकवरिंग फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म करेक्शन। ओके, अगर आप कोई और एवरेज चुनेंगे तो आप शायद लॉन्ग टर्म बेसिस को भी पहुंच सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू गेट इट एट अ शॉर्ट टर्म करेक्शन इटसेल्फ, राइट। और फिर प्राइस वेन एवर इट क्रॉसेज अबव मूविंग एवरेज हायर प्राइस बैंड, दैट विल बिकम माई एंट्री। एंट्री पॉइंट। ओके, फिर एग्जिट के लिए हमारी रूल बुक क्या रहेगी, एग्जिट के लिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ही सेम है, एक्चुअली सेम है। तो सिंप्लीफाई हो जाती है हमारी जर्नी। सिंपल सी बात है कि स्टॉक में एंट्री करने के बाद कभी भी अगर स्टॉक गिरता है बिलो द लोअर प्राइस बैंड चैनल,
तो हमारा जो लोअर चैनल है इसके नीचे जब भी प्राइस क्लोज हो जाएगी हम इसमें से डेली चार्ट बेसिस पे एग्जिट प्लान कर देंगे. सो दिस इज द ओवरऑल स्कीमा दैट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर. और कोई भी स्ट्रेटेजी में एंट्री तभी करनी है जब उसमें सेफ्टी भी दिखे और स्ट्रेंथ भी दिखे. तो स्ट्रेंथ हमको यहाँ पे कौन दे रहा है? स्ट्रेंथ हमको दे रहा है फंडामेंटल्स में हाई पेट्रोस्की स्कोर, टेक्निकल में प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेंथ जो आ रही है ट्रेंड की, वो हमको मदरली ट्रेंड, फादरली ट्रेंड, ये हमको स्ट्रेंथ दे रही है. फंडामेंटल्स हमको स्ट्रेंथ दे रहा है. सेफ्टी कौन दे रहा है? अब हमको, हम जो रिट्रेसमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं ना, नियर माइनर एक्यूमुलेशंस ऑन द चार्ट्स, दे आर गिविंग अस दी सेफ्टी एज वेल एज जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हम करने वाले हैं एग्जिट के लिए, दैट विल ऑल्सो इंश्योर आवर सेफ्टी. तो स्ट्रेंथ और सेफ्टी, इसके कॉम्बिनेशन के साथ अभी हम आगे बढ़ते हुए वी विल एक्चुअली स्टार्ट डिप्लॉइंग दिस ऑन द चार्टिंग साइड, राइट. और ये करते समय मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि वॉच लिस्ट का हम कैसे यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि फंडामेंटल्स का तो हमने यूज कर लिया है फंडामेंटल्स का, लेकिन फंडामेंटल्स का यूज करते समय मैं ये भी देखना चाहूंगा कि उस समय मेरे टेक्निकल्स के साथ इसको मैं कैसे जेल कर सकूं. तो उसके लिए जो है हम यूज करेंगे हमारे वॉच लिस्ट का जो फंक्शनैलिटी है विच इज अवेलेबल इन द चार्टिंग. तो ये थे मिलिंद उपासनी जी. इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने मोमेंटम ट्रेडिंग करने के लिए जो थियोरी है वो समझी. तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डाउ थियोरी. चार्ल्स डाउ ने ये थियोरी लगभग 100-150 साल पहले बनाई थी और वो आज भी मार्केट में वैलिड है. सो ये प्रिंसिपल्स को यूज़ करके हम आगे आने वाले एपिसोड में प्रैक्टिकल अप्रोच से चार्टिंग पे डैशबोर्ड बनाएंगे और उससे एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी देखेंगे. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट एपिसोड. तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देख सको. सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.